नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रोषिता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस होती है, लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनी, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों के साथ चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और आज भी सुर्खियों पर, तमाम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं और कल्पना शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करना चाहूंगी ओलंपिक से। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आऊंगी कि 41 साल बाद, ताजा खबर है, 41 साल बाद इतिहास रचा गया। कांस्य पदक मिला है भारत को पुरुष हॉकी में और वहीं अब तमाम उम्मीदें लगाई जा रही है गोल्ड की रवि दाहिया से। कैसे देखते हैं आप? सचमुच में ये आज स्वर्णिम दिन है और इसको कांसे के पदक के रूप में हमने सुनहरे दिनों पर कदम रख दिया है जी। और इसके पीछे भारतीय हॉकी टीम की जितनी मेहनत है वो तो ऐतिहासिक है ही जी। लेकिन टीम को तैयार करने में खास तौर से जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का योगदान है उसे भी इस वक्त याद करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हम जानते हैं पिछले कई दशक से भारत की हॉकी उपेक्षित सी थी। बिल्कुल। न केंद्र ने न राज्य ने, चाहे किसी की भी सरकारें रही हो या और जो संस्थाएं जो खेलों को प्रोत्साहित करती हैं, उनमें से किसी ने भी उस तरह ध्यान नहीं दिया था जिस तरह नवीन पटनायक ने इस पर ध्यान दिया और खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाई है आज टोक्यो में और इस कांसे के साथ हमने सुनहरी राह पर कदम रख दिया है। तो आज सबसे पहली बधाई तो भारतीय हॉकी टीम को, हॉकी इंडिया को, एक एक खिलाड़ी को इस तरह के रोमांचक मैच में जर्मनी जैसी टीम को हराया और पीछे होने के बाद फिर आगे हुए। और निश्चित तौर पर ये बधाई के पात्र हैं और हम सब लोग गौरवान्वित हैं आज उनकी सफलता पर। बिल्कुल, निश्चित ही जर्मनी टीम को 5-4 से शिकस्त दी है भारत की हॉकी टीम ने। कल्पना जी। बिल्कुल, 41 साल बाद जिस तरह से भारत ने आज एक इतिहास रचा वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। जिस तरह से लास्ट मोमेंट पे लास्ट के 6 सेकंड बचे थे, जिस समय एक बार फिर से पेनल्टी कॉर्नर मिल रहा था, उसको लेकर के बड़ी एकदम रोमांच बना हुआ था। उस तरह से जर्मनी को भारत ने जिस तरह से लास्ट मोमेंट पे भी हावी नहीं होने दिया। स्टार्टिंग में कुछ देर जरूर लगा कि कहीं ना कहीं फिर से हम जो बेल्जियम से जिस तरह से हारे थे वो कहीं ना कहीं डाउट मन में आ रहा था कुछ देर के लिए, लेकिन भारत ने जिससे कम बैक करा वो नो डाउट एक काबिले तारीफ रहा। सिमरन की अगर बात कर जाए, सिमरनजीत सिंह की बात की जाए, हार्दिक की, भूपेंद्र की, सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एक तरह से देखा जाए कि भारत भले ही बेल्जियम से हार गया था क्योंकि हमको उस समय निराशा हाथ लगी थी, लेकिन उम्मीद जरूर बाकी थी। उस उम्मीद पर कायम उतरा भारत और एक बार फिर से मनोबल भारत का बड़ा हॉकी की तरफ एक लोग फिर से आएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से भारत को एक टेक्निक के हिसाब से जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए हॉकी में, उतना अभी लोगों का रुझान धीरे से कम हो रहा था बीच में, लेकिन अब फिर से इन सब चीजों से, इन जीत के बाद भारत फिर से ओलंपिक की तरफ, हॉकी की तरफ आगे बढ़ेगा और मुझे उम्मीद है आने वाला समय भारत के लिए गोल्ड ज्यादा दूर नहीं है। अब और भी बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसमें अभी जिस तरह से कुश्ती, अभी रवि दहिया पे आज काफी उम्मीद है कि वो कुश्ती में गोल्ड जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं आज एक दिन जिस तरह से बीता, शुरुआत जिस तरह से बहुत अच्छी हुई है, बहुत उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत और भी क्षेत्रों में गोल्ड जरूर लेके आएगा। लेकिन इसमें जरूर हमें खुशी की बात है कि ब्रॉन्ज से ही सही हमने कम से कम अपनी भूमिका, अपने दायित्व जिस तरह से पूरे भारत की एक आस थी उस पर हम खरे उतरे। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं इस समय हॉकी पूरी टीम, पूरे भारत के लिए गर्व का पल है ये। बिल्कुल, 41 साल बाद इतिहास रचा, भारत के हाथ पदक लगा और अब रवि दाहिया से कुश्ती में गोल्ड की उम्मीद है। उनका मुकाबला भी होने वाला है थोड़े ही समय बाद। अब देखना होगा कि भारत के हाथ अब दूसरा कौन सा पदक लगता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम जिलों में नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही है। 1100-1200 से ज्यादा गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं, प्रभावित हो चुकी है, कई करोड़ों का नुकसान हुआ है। लेकिन अब सवाल यही कि आगे तमाम स्थितियों को सरकार कैसे सुधारेगी, क्या तैयारियां सरकार की हो सकती है? राकेश जी। देखिए, अभी हम आपकी स्क्रीन पर यही देख रहे हैं कि 10 जिलों में हाई अलर्ट, रेड अलर्ट घोषित किया गया है जी। तो ग्वालियर चंबल में हालात बहुत चिंताजनक हैं।
और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है 1970 के आसपास और एक बार 1990 में, जी। यानी 30 साल पहले इतनी बाढ़ आई थी भिंड मुरैना में, चंबल में। और इस बार शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर के आसपास, दतिया जिले में जिस तरह से पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, बहुत चिंताजनक है। एक आधा दर्जन से ज्यादा पुल बह गए हैं, अभी 10 साल पहले बने हुए पुल हैं, बिल्कुल। सड़कें बिल्कुल गायब हो गई हैं। तो ये स्थितियां बहुत चिंताजनक हैं। प्रशासन और शासन सतर्क है, राहत के बचाव कार्य चल ही रहे हैं, सेना भी आ चुकी है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी कल मुआयना करके आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए अभी और अगले कुछ दिनों तक पुलिस को, प्रशासन को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल। कल्पना जी, आपके पास आना लोगों को भी अलर्ट रहना होगा, ऐसी जोखिम वाली जगह पर न जाएं। जी। अगर जो रेड अलर्ट आज घोषित हुआ है तो सुरक्षित स्थानों पर पहले से चलें। जी, कल्पना जी, आपके पास आना चाहूंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम क्षेत्रों में हवाई ऑपरेशन भी अभी शुरू हो चुका है। जी देखिए, 7 जिलों में 1200 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो इस समय बहुत बुरी स्थिति में है, प्रभावित क्षेत्र माने जा रहे हैं। शिवपुरी से मुरैना का संपर्क जिस तरह से टूट गया है, कई गांव तो ऐसे हैं जो टापू में तब्दील हो गए हैं। दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, ये सब जगह के रास्ते जिस तरह से बंद है। अभी भी चेतावनी दी गई है कि 48 घंटे खतरे के हैं, रेस्क्यू कार्य जारी है। बारिश के चलते अभी हालात बहुत खराब हैं, लेकिन फिर भी उम्मीदें जरूर की जा रही हैं कि हमारा बचाव कार्य जिस तरह से हमारे दस्ते काम कर रहे हैं वो जरूर सफल होंगे। कुछ लोगों को हमने जरूर बचाया है। हमारे होम मिनिस्टर भी इस समय दौरे पे हैं, वो भी ऐसे सारे इलाकों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी जो प्रशासन है वो मुस्तैदी से काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, बहुत सारे पुल ऐसे थे जिनकी वजह से संपर्क एक क्षेत्र से दूसरे जगह का नहीं हो पा रहा है, तो कुछ गांव ऐसे जिनसे संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। कितने लोग प्रभावित हैं, क्या आने वाली स्थिति होगी, ये तो देखिए आंकड़ा बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में जरूर आवश्यक है कि हम घर में रहें, कोशिश ये करें कि ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं जहां स्थिति भयावह है। उन घरों में जरूर अपने घरों में रहकर कोशिश ये करें कि बाढ़ से बचने के लिए आवश्यक जो साधन है सरकार से, वहाँ के आसपास के प्रशासन से अपनी कनेक्टिविटी बना के रखें, ताकि किसी तरह का भी कोई ऐसा अगर उनके परिवार पे या कोई ऐसा कोई कंडीशन आती है तो वो जरूर संपर्क साधें। और बचाव कार्य जो करने वाले जितने भी प्रशासन है हमारा, वो उनसे जरूर संपर्क कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए प्रशासन मुस्तैदी से काम तो कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी फिर भी हमारे आसपास हमारी भी है कि हम बचाव कार्य में सहयोग दें। अपने आसपास कोई भी ऐसी निचली बस्तियां हैं जहां पानी है इस समय, उन लोगों को जो उनकी राशन सामग्री वगैरह है वो मुहैया कराई जाए। कृषिका जी, निश्चित ही कई दिनों से लगातार राहत बचाव कार्य जारी है और आगे भी मौसम विभाग ने कहा है कि नदियों का जलस्तर तो कम हो रहा है, लेकिन भारी बारिश की आने वाले दिनों में भी संभावना है, उसके लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। लेकिन राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। सिंध नदी पर जो 2 पुल बने जो क्षतिग्रस्त हुए, जिनकी चर्चाएं हो रही है, 36 साल पहले बने थे, जिनका रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री ने इसको लेकर जांच कमेटी बैठा दी है, अब इसकी जांच होगी, क्या कुछ तमाम चीजें इसमें निकलकर सामने आएंगी, कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पर ये पुल जिस तरह बहे हैं, उनमें कई पुल तो ऐसे हैं जो अभी कुछ साल पहले बने हैं जी। तो या तो उनकी गुणवत्ता इतनी खराब थी, उनके निर्माण कार्य में इतनी हलाली हुई होगी, इतना भ्रष्टाचार हुआ होगा कि सीमेंट की जगह रेत लगा दिया गया, ऐसा लगता है। हम लगातार पिछले 2 दिनों से इस तरह के विजुअल्स देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने भी दिखाए हैं वीडियो जो ग्रामीणों ने शूट किए हैं मौके से। ऐसा लगता है कि ताश के पत्ते की महल की तरह ढहे जा रहे हैं पुल। सड़कें ऐसे बिखर गई हैं कि जैसे रेत के किनारे बच्चे घर बनाते हैं और पानी की लहर आती है और बहा ले जाती है, ऐसे सड़कें बहा ले जाई गई हैं। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, इसके लिए उस समय निर्माण कार्य के लिए कौन उत्तरदायी था, कौन इंजीनियर था, कौन विभागाध्यक्ष था, कौन मंत्री था, किस तरह टेंडर पास हुए थे, कितने बिलो रेट पर गए थे। तो अगर बहुत बिलो रेट पर कोई निर्माण कार्य जाता है, बहुत नीची दरों पर, तो बनाने वाला भी उसमें इतनी गुंजाइश बना के छोड़ देता है कि वो ज्यादा दिन उसका जीवन रहता नहीं।
जी। सिर्फ सिंध के इन 2 पुलों का प्रश्न नहीं है, ग्वालियर चंबल अंचल में तमाम और पुल भी ढह गए। छोटी छोटी पुलियां जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए, गांव को शहर से जोड़ने के लिए, तहसील से जोड़ने के लिए जो संपर्क मार्ग होते हैं वे भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। हम सिर्फ बड़े पुलों के बह जाने की बात नहीं, रतनगढ़ माता का मंदिर अभी बना है कुछ साल पहले, और इस तरह की न जाने कितने पुल और पुलियां होंगे जो इस बाढ़ में अभी जब पानी उतर जाएगा, बहुत से मौकों से तो अभी इस तरह की न तस्वीरें आ पाई होंगी न वीडियो आ पाए होंगे। तो ये कहना भी अभी बहुत जल्दबाजी है कि कितने पुल और कितनी सड़कें, कितनी पुलियां नेस्तनाबूद हो गई हैं इस पानी के सैलाब में। लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर इतने घटिया निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल जी। कल्पना जी, आपके पास आना चाहूंगी। निश्चित ही कि सरकार अपने स्तर पर तमाम कोशिशें करती है, लेकिन विभागीय स्तर पर देखें हम, जितने पुल बहे, क्षतिग्रस्त तो हुए, अगर उनका गुणवत्तापूर्वक कार्य होता और अगर समय समय पर पैचवर्क होता, और जो 2 पुलों की बात कर रही है जिनके रिकॉर्ड ही गायब है विभाग से, वो तमाम व्यवस्था होती तो शायद इस तरह की स्थितियां नहीं बनती। बिल्कुल, श्योपुर और अनपुर से 1985 में जो पुल बना था उसका रिकॉर्ड पूरी तरह से गायब है। दतिया 1982 में जो पुल बना उसका रिकॉर्ड गायब है। तो कहीं न कहीं ये बहुत सारी चीजें ये जरूर सिद्ध करती है कि कितनी बड़ी घपलेबाजी की गई होगी, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हमारे ही राज्य में चल रहा है और हमको अब तक कानो कान खबर नहीं हुई। कम से कम 3400 करोड़ रुपए के आसपास के पुल इस समय तक अनुमानित, इनकी मैं बात करती हूँ, इतने के आसपास पुल अब तक बह गए हैं इस बाढ़ में। लेकिन हमारा प्रशासन जिस तरह से इतने लंबे समय से, क्या वहाँ पैच वर्क नहीं किया गया था, किस तरह से कार्यों को लेकर के हम देखिए हर बार ये बिल्कुल सब जानते हैं कि बरसात बहुत नजदीक है, उससे पहले हमारी व्यवस्थाएं उन पुलों को लेकर के, उन सड़कों को लेकर के जरूर सुचारू कर देनी चाहिए, क्योंकि वहां से आवागमन के रास्ते प्रभावित होते हैं अगर इस तरह की कोई भी घटनाएं होती हैं। और ये सिंधु नदी और सीप नदी पर बने पुलों की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी कनेक्टिविटी वैसे भी बहुत साफ थी। ऐसे में देखा है कि हमारा प्रशासन इतना उदासीन कैसे हो सकता है, कैसे वो इन चीजों को ध्यान नहीं रखता। और ये पहली बार की घटना नहीं, ये हर साल बरसात के दिनों में इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं और हर बार भागते वही 3 बार। हम जिस समय बाद में उसका आकलन करते हैं जब ये पूरी स्थिति हाथों से अनियंत्रित हो जाती है, तो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा निंदनीय ये सारी चीजें हैं, जिसको लेकर के जो हालिया जो हमारा प्रशासन है उसको जिम्मेदार जरूर ठहराया जा सकता है। क्योंकि गुणवत्ता की अगर बात कर ली जाए, आखिर इस तरह से कैसे संभव है कि एक अभी तो बरसात का देखा जाए उतना बड़ा, मैं मानती हूँ बरसात मतलब बाढ़ की स्थिति है, लेकिन उतनी भयावह स्थिति भी नहीं, आने वाले समय में ना जाने और कितनी, क्योंकि 48 घंटे और चेतावनी भरे हैं। ऐसी स्थिति में जब अभी स्टार्टिंग में ये सब चीजें हो गई, तो आने वाले समय क्या हम उतनी उन चीजों के लिए जागरूक रहे, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। ऋषिता जी, हमारी जो सरकारें हैं वो हमेशा कोई भी घटना घटने के बाद जाती है, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले से क्या नहीं, हमको मौसम विभाग की चेतावनी दी जा रही थी कि आने वाला समय हमारे लिए ऐसा है, वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। अब कल यहाँ प्रशासन, आप कितनी भी बात कर ली जाए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और आप भी सबसे अच्छे से जानती हैं कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ कागजों पे, जिस तरह से फुल कागजों पे सिमट के रह जाते हैं, उसी तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई भी सिमट के रह जाने वाली है। तो ये काफी निंदनीय सारी चीजें हैं, प्रशासन को अपडेट जाना चाहिए। अभी भी स्थितियां नियंत्रित नहीं है, चाहें तो वो इन सब चीजों की जांच करके, और अगर किसी एक को भी इसके जो जिसने ये भ्रष्टाचार किया अगर दंड मिलता है, तो मैं समझती हूँ आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा एक तमाचा होगा उन पूरे लोगों के लिए जो डर से भविष्य में ऐसी कोई गलतियां ना करें। ऋषिता जी, राखी जी, आपके पास आना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता ऐसा कोई प्रावधान हो कि जितना भी ये गुणवत्ताहीन कार्य होता है, तमाम निर्माण कार्यों का, उनकी जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की होनी चाहिए, क्योंकि फिर आखिरी में जाके तमाम सवाल सरकार से किए जाते हैं। यकीनन जिसने निर्माण कार्य किया है प्राथमिक उत्तरदायित्व तो उसी का है, और हर स्तर पर गुणवत्ता की जांच होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई सड़क बन रही है या पुल बन रहा है जी, तो संबंधित विभाग के इंजीनियर, उसके अधिकारी मौके बेमौके पर नियमित रूप से रेगुलरली वहां जाकर इस बात की जांच परख नहीं करते कि कितना सीमेंट लग रहा है, कितना सरिया लग रहा है, जितना जरूरी है, जितना मानक
उसका नियम है उतना ही लग रहा है कि नहीं कोई भी सामान, कोई भी सामग्री। तो अगर जब निर्माण कार्य हो रहा हो तब ये जो एजेंसी है निगरानी रखने वाली, जो निर्माण के लिए जिम्मेदार है, जिसने काम सौंपा है एजेंसी को, बनाने वाले को, ठेकेदार को या जिसको भी, तो अगर वो समय समय पर उस समय ही इस बात का ध्यान रख लें, उस पर निगरानी रख लें, तो कम से कम जितना जरूरी सामान उसकी मजबूती के लिए चाहिए उसका उपयोग उसमें होगा, उस सामग्री का। अब आज उन पुलों के ढह जाने के बाद जो जनजीवन जिस तरह अस्त व्यस्त हुआ है, सरकार का जो नुकसान हुआ है करोड़ों रुपए का, इसका आकलन तो हम कर ही नहीं सकते कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है सरकार। तो ये संभव नहीं है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना कोई सरकारी विभाग और सरकारी विभाग के संरक्षण के बिना कोई ठेकेदार, कोई निर्माण करने वाली कंपनी इस तरह से गुणवत्ता विहीन काम कर सके, इस तरह का घटिया काम कर सके कि सिर्फ एक बारिश, और ग्वालियर चंबल अंचल में ऐसी बारिश वर्षों बाद हुई है। ऐसा भी नहीं कि 2-4 साल की बारिश लगातार झेल रही थी सड़कें या पुल इसलिए ढह गए हैं। सिर्फ 2 दिन की बारिश में ये सारे पुल और सड़कें गायब हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, हर जिम्मेदार जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। निश्चित ही। कल्पना जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक वीडियो हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कल आया नरोत्तम मिश्रा का, कि वो दतिया गए थे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने, और बाढ़ में वो खुद फंस गए और उन्हें फिर निकाला गया हेलीकॉप्टर से ऊपर। तो क्या अब लगता है कि मंत्रियों को समझ में आ गया? ऐसा कहा जाता है ना कि जब खुद पर बीतती है तब समझ में आता है। किया गया उनको, ये काफी वायरल हुआ, जिसमें लोगों ने एक तरह से ट्रोल भी उनको बहुत किया कि देखिए आपके ही क्षेत्र में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी चिंताजनक है। तो कहीं ना कहीं इस समय मेरे हिसाब से अभी देखिए जिस तरह के प्रोटोकॉल के तहत ये लोग यात्रा करते हैं तो इनको सोच समझ के इस समय बाहर निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशासन अगर इनके पीछे लग जाएगा तो बचाव कार्य कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं ऐसी कंडीशन में। तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो सीएम की बात कर ली जाए, चाहे होम मिनिस्टर की बात कर ली जाए, वो हवाई दौरे करने हैं तो कीजिए, लेकिन वो इस तरह से नीचे उतर के लोगों की हालचाल जानने उतर के जो इस राजनीति करने का समय है, ये समय ऐसा नहीं है। ये समय है प्रशासन को मुस्तैदी से अपना काम करने दिया जाए। अगर वो प्रोटोकॉल में उलझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बचाव कार्य प्रभावित होता है। तो आवश्यक है कि अपने ही तरीके से आप अपने ही टीम के साथ जाइए, जो आपको करना है करिए, लेकिन प्रशासन को उनके काम करने दीजिए, उसमें बाधक ना बने। ये सभी राजनीतिक दलों को ऐसी कंडीशन में जिस समय स्थितियां थोड़ा चिंताजनक हैं, बचाव कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में बचने की बहुत आवश्यकता है। प्रशिता जी, राकेश जी, इस पर आपसे भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सचमुच जोखिम का काम किया। देखिए, प्राथमिक तौर पर तो वे नाव से, जैसा कि उनका वर्जन आज के अखबारों में छपा है, उन्होंने अपनी नीति बताई है कि वे उस क्षेत्र में, कोटरा गांव है दतिया में, वहां कुछ लोग फंसे हुए थे एक पंचायत भवन की छत पर, और उनका जीवन खतरे में था। अगर थोड़ी देर और इस तरह पानी बढ़ता रहता तो हो सकता है मकान ढह भी सकता था, डूब भी सकता था। तो नरोत्तम मिश्रा एक बचाव वाली बोट से वहां रवाना हुए थे, और वो बोट पंक्चर हो गई, जैसा उन्होंने बताया, किसी कांटे वांटे से उलझकर, फिर उस पर एक पेड़ गिर गया। जब उसे किनारे लगाने की कोशिश की तो वो चलने लायक नहीं रही। वे खुद कई किलोमीटर तक पैदल चलकर गए, घुटनों घुटनों पानी में, और उस इमारत तक जैसे तैसे पहुंचे। फिर वायुसेना का हेलीकॉप्टर आया, ढूंढते तलाशते हुए कि वे कहाँ हैं, और उन्होंने पहले जो वहां महिला पुरुष थे उन्हें रस्सी से हेलीकॉप्टर तक भेजा, फिर आखिर में खुद भी गए। निश्चित तौर पर ये जोखिम का काम था, उनकी खुद की जिंदगी भी इसमें खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन कोई राजनेता, कोई मंत्री अगर अपने लोगों के लिए बोट से चलकर भी वहां तक गए, वो भी जोखिम का काम था। बोट पलट सकती थी, यद्यपि वे सब लाइफ जैकेट पहने थे, और वहां तक जाकर उन्होंने पहले अपने क्षेत्र के नागरिकों को निकाला, उसके बाद वे खुद आए। लोगों को इससे प्रेरणा भी मिलती है, और मुझे लगता है राजनीति और जनसेवा में जो लोग हैं उन्हें अपनी जनता के लिए इतना संघर्ष तो करना ही चाहिए। जब जनता की जान पर आफत आई हुई है तो आप भी अगर थोड़ा सा जोखिम लेंगे तो ये दूसरों को भी प्रेरणा देने का ही काम करेगा। निश्चित। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ की जो स्थितियां रहेंगी, अभी भी लगातार मॉनिटरिंग जारी है, बचाव कार्य जारी है। आगे कब तक स्थितियां सुचारू रूप से चलेंगी वो देखने वाली बात है। फर्जी नोटशीट का मामला जो चल रहा है, कल्पना जी आपके पास आना चाहूंगी।
5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और बताया जा रहा है कि वो आरोपी जो हैं गिरफ्तार हुए हैं वो मंत्री और विधायकों के घरों में ही काम करते थे। कोई रसोइया था तो कोई कुछ और कार्य करता था। कल्पना जी। हेलो जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, बहुत कम आपकी आवाज आ रही है प्रीशिता जी। जी कल्पना जी, मैं बात कर रही हूँ फर्जी नोटशीट मामले में। जो मामला चल रहा है, जांच चल रही थी, उसमें 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए वो या किसी मंत्री का काम करते थे या किसी विधायक के घर पर काम करते थे। जी देखिए, इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जिस तरह से इनको लेकर के अभी तो गिरफ्तारी का दौर जारी है। अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाले समय में सामने आएंगी। वो तो वक्त बताएगा कि इसमें कौन कौन लिप्त थे, किस तरह से सारी चीजें की जा रही थी, किस तरह से इन लोगों का कि आपस में कनेक्टिविटी, एक दूसरे से जुड़कर तार किस तरह से जुड़े हुए थे, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की फर्जी जो ये बनती हैं, डिग्रियां ये दी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जरूर ये एक चिंता का विषय है कि आखिर मेहनत करके वो इतना कुछ दिन रात 24 घंटे वो लोग पढ़ाई करते हैं और उसके बाद स्थितियां इस तरह की निर्मित होती हैं। तो कहीं ना कहीं जरूर ये चीजें सामने आनी चाहिए और जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्त में लेना चाहिए। और भी जो खुलासे बाकी हैं जो आने वाले समय में किए जाएंगे, उसकी बहुत सबको उम्मीद है कि कम से कम इस चीज में न्याय जरूर मिले और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राकेश जी, क्या कहेंगे आप? ये मामला इतना सीधा साधा लगता नहीं है कि जिस तरह सरकार और जिम्मेदार लोग बहुत छोटे छोटे कर्मचारियों, जैसा कि आपने कहा, मैंने भी वो खबर पढ़ी है कि कोई कुक है, कोई ड्राइवर है, कोई प्राइवेट कर्मचारी है। अगर ये लोग मंत्रियों के, विधायकों के घरों में रहकर उनकी फर्जी सील सिक्के बनाकर, उनके फर्जी लेटर हेड बनाकर तबादलों की सिफारिशें कर रहे थे, लाखों का लेन देन कर रहे थे लोगों से। और बहुत से लोग तो उसमें ऐसे भी सामने आए हैं जो ये कह रहे हैं हमने तो तबादले की सिफारिश ही नहीं करवाई थी किसी से। तो क्या ये संभव है कि मंत्रियों के स्टाफ के लोग, मंत्रियों के घरों में काम करने वाले लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो क्या उनको जानकारी नहीं होगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब अपनी सिर की बला बचाने के लिए छोटे मोटे कर्मचारियों और इस तरह के जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, प्राइवेट काम करने वाले लोग हैं मंत्रियों के स्टाफ में, उन पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा हो? और मामला छोटा मोटा नहीं है, सैकड़ों लोगों के तबादले की सिफारिशें और इतनी बड़ी संख्या में लाखों का लेन देन का मामला सामने आ रहा है। तो कायदे से इसकी बाकायदा अच्छी गहराई से जांच होनी चाहिए। पुलिस इन आरोपियों को पकड़कर इनसे ये भी तो पूछे कि आखिर तुम्हारे ऊपर किसका हाथ था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिफारिशें पहले मंत्री और विधायक कर रहे हैं और अब जब मामला खुल गया है तो ये कहने के लिए तैयार हो गए हो कि हमारे दस्तखत ही नहीं है, हमारी सील नहीं है। इसकी भी तो फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। हर तरह का जो हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे दस्तखत की जांच होना चाहिए। क्या पुलिस एकदम इस प्राथमिक बयान को ही मान लेगी कि ये उनके दस्तखत नहीं है, ये उनकी सील नहीं है? तो इसको भी क्रॉस चेक करने की जरूरत है। मामला बहुत छोटा नहीं है। मध्य प्रदेश में तबादले के नाम पर हमेशा से बहुत बड़ा एक तंत्र होता है, बहुत बड़ा दलालों का एक रैकेट है जो काम करता रहा है जी। और प्रशासन में बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, सबकी मिली भगत से तबादला उद्योग फलता फूलता रहा है मध्य प्रदेश में हमेशा से, और वो कभी नहीं रुका, किसी की भी सरकार हो। ये भी उसकी एक बानगी है, इसकी जांच होना चाहिए। निश्चित ही सभी की मिली भगत से कोई भी सरकार हो, जैसा कि राकेश जी ने कहा, ये जो उद्योग है वो फलता फूलता है। और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं कि विधायक और मंत्रियों के घरों में ही काम करने वाले लोग फर्जी नोटशीट बनाते हैं और सिफारिश करते तबादलों के लिए, तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं सरकार पर भी और तमाम तंत्र पर भी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए राकेश जी और कल्पना जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा की, विश्लेषण किया और करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।